हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ेंगे। इससे पहले कि आपको बता दें कि अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीवन की सबसे छोटी यूनिट कोशिका होती है। पहले दिन जब आपको कोशिका पढ़ा रहे थे तब आपके साथ शेयर किए थे, लेकिन हम आपके साथ ज़्यादा डिस्कस नहीं किए थे। तो हो सकता है आपके मन में थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया हो, तो चलिए डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो ये हमारा कोशिका है, ये एनिमल सेल है या फिर प्लांट सेल है। तो ये एनिमल सेल की बात किया जाए तो ये एनिमल सेल है। हम ये क्यों नहीं कहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे जीवन की सबसे छोटी यूनिट है? क्यों नहीं कहे थे कि अब हमारा जो गोल्जी बॉडी होता है वो जीवन का सबसे छोटा यूनिट होता है? सोचने वाली बात है। तो चलिए सोचे होंगे आप और मन में ही रख लिए होंगे। तो मन में नहीं रखना है, जो चीज़ कहना है आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। चलिए, कमेंट बॉक्स में नहीं बोले हैं तो भी हम आपकी मन की बातों को समझते हैं, इतना तो है। तो देखिए, इसमें क्या है कि जितने सारी चीज है, ये सारे चीज एक जीव के जीने के लिए आवश्यक है और ये इसमें मौजूद है। किसमें? कोशिका में। इसीलिए तो कहते हैं कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी यूनिट होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वो सारी चीजें जो कि एक जिंदगी जीने के लिए आवश्यक होता है। जैसे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, मालूम है, वो एक ही कोशिका का होता है। तो समझिए कि ये बैक्टीरिया का अगर स्ट्रक्चर है, मान लीजिए, क्योंकि ये है नहीं, तो ये बैक्टीरिया अगर रहता तो एक ही कोशिका रहता। इसमें सांस भी लेना है, इसको पचाना भी है, खाना भी खाना है, सब कुछ करना है और इसमें सारी चीज मौजूद है जो कि उसमें पाया जाता है। लेकिन बैक्टीरिया में आपको ये सारी चीज नहीं पाता है, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक होता है और ये क्या है, यूकैरियोटिक है। लेकिन सेल ही है, कोशिका ही है। तो इतनी सारी चीज है जो कि बैक्टीरिया रह सकता है, बैक्टीरिया अपना जीवन को सरवाइव कर पा रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक जीवन को जीने के लिए एक कोशिका बहुत ही आवश्यक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जीवन के लिए हमारा छोटा यूनिट जो है वो कोशिका है। हमारा शरीर तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बनी हुई है, लेकिन एक जीव को अगर जीना हो, जैसे बैक्टीरिया को जीना हो, तो उनके लिए ये एक कोशिका ही काफी होती है। समझ गए? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। क्योंकि हम लोग इसके अंदर का जितना मटेरियल है उसके बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और हर एक चीज को बारी बारी से पढ़े हैं और समझे भी हैं। हो सकता है कि कुछ डाउट रह गया हो, उसको आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो चलिए एकदम कूल होके पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए, ये क्या है, दो सेल का स्ट्रक्चर हमने बना दिया है। क्या आप बता सकते हैं कि ये दोनों में से कौन सा प्लांट सेल है और कौन सा जो है वो एनिमल सेल है? चलिए आपको बता देते हैं। ये जो है ये प्लांट सेल है, इसको क्या बोलेंगे कि ये प्लांट सेल है। ठीक है, ये प्लांट सेल है। क्यों बोल रहे हैं ये प्लांट सेल है, इस चीज को समझिए। इसका जो बाहरी लेयर है वो क्या है, सेल वॉल है। और हमारा जो होता है यानी कि एनिमल सेल जो होते हैं उनका बाहरी आवरण क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो ये हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ लेते हैं ताकि कभी भी अगर सामने स्ट्रक्चर दिख जाए तो कंफ्यूज नहीं करे। तो आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का भी तो सेल वॉल होता है, तो इसमें प्लांट में है तो क्या बड़ी बात है। तो समझिए कि हम क्यों कह रहे हैं कि ये प्लांट सेल नहीं है। सबसे बड़ा चीज है कि इसका वैक्यूल जो होता है बहुत ही बड़ा होता है। 90% जो होता है सेल का, 90% में क्या होता है, वैक्यूल होता है, इसलिए ये प्लांट सेल है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात कि ये इसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, यानी प्लास्टिड मीन्स कि प्लास्टिक 3 प्रकार के हो रहे थे, वो एक हो रहा था आपका क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर होता है ग्रेना, जिसके बारे में प्रकाश संश्लेषण में हम आपको पढ़ा देंगे। ये हो गया आपका बेसिकली डिफरेंस जो होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो हम लोग एक एक चीज के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो था क्या था, एक प्लांट सेल में डिफरेंट थिंग्स था। इनका कहाँ कहाँ लोकेशन है आप उस चीज को भी देख सकते हैं। इसमें जो द्रव्य भरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे,
बोलेंगे साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका में है इसीलिए बोलेंगे उसको कोशिका द्रव्य। तो चलिए ये प्लांट सेल है और हर एक चीज इसमें है जो कि हम लोग अब इसमें भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये और ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, केवल डिफरेंस ये है कि इसमें सेल वॉल जो होता है वो पाया जाता है और इस कि मिडिल में एक पतली सी लेयर होती है जिसको कि मिडिल लेमिला बोला जाता है और उसका क्या काम है कि वो सीमेंटिंग करता है दोनों जो मेम्ब्रेन है, यानी जो सेल वॉल है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोनों के बीच में होता है और दोनों को ज्वाइनिंग करता है, यानी कि ये एडजस्टिंग का कार्य करता है लेमिला के बारे में। तो ये देख लिए और इसमें बेसिकली जितना स्ट्रक्चर है हमने थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया एनिमल सेल का। ये है एनिमल सेल, ठीक है, एनिमल सेल। तो अच्छे से समझिएगा, ठीक है। सारे स्ट्रक्चर को देख के क्या आप बता सकते हैं कि कौन क्या है? अगर यहाँ पे नाम भी नहीं लिखा जाए तो भी बता सकते हैं क्या है? अरे देखिए, हम लोग एक एक चीज के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़े थे। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। उससे पहले ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और देखिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सेमी परमिबल होता है। और ये जो हमारा सेल वॉल होता है वो क्या होता है? परमिबल होता है। उससे कोई भी आए और जाए उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहता है कि जो इम्पोर्टेंट है हम उसको आने देंगे, जो हमारे सेल के लिए जरूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको हम नहीं आने देंगे। तो वो ये चीज के लिए क्या होता है? सेमी परमिबल होता है। तो इसी रास्ते से ये क्या होता है, जो जो नीड है इनको वो अगर आता है तो उसमें आने देता है। तो ये हो गया। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। आप जान रहे हैं ये जो हमारे अंदर वायवीय श्वसन होता है उससे रिलेटेड है। क्रेब्स साइकिल जो होता है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए वगैरह पाया जाता है। तो हम इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। चूंकि स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हम थोड़ी से ब्रीफ में हर चीजों को समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद ये देखिए, ये क्या है? लाइसोसोम है। और लाइसोसोम का कार्य क्या है कि इसमें जो होता है जल अपघटक एंजाइम होता है। और जल अपघटक एंजाइम जो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड हर चीज का पाचन करने में सक्षम होता है। और जब कोशिका के हर एक मेंबर की डेथ हो जाती है या ये काम करने नहीं लगे तो उनको क्या बोलेंगे? डेथ ही बोलेंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, ये प्रोटोप्लाज्म जो है वो भी कार्य नहीं कर रहा है, आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्य नहीं कर रहा, न्यूक्लियस भी खत्म हो गया, सेंट्रियोल काम नहीं कर रहा, तो गोल्जी बॉडी नहीं कर रहा। जब सारा का काम खत्म हो जाता है, लगभग सब लोग मरने की कगार पे पहुंच जाते हैं या मर जाते हैं, तब क्या करता है? लाइसोसोम खुद को ब्लास्ट कर लेता है और सारे चीजों को गला के खत्म कर देता है ताकि कोशिका का वहां से साफ हो जाए, हर एक चीज वहां पे क्लियर हो जाएगा। तभी तो नेक्स्ट जब सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा? यहाँ पे जो एक स्थान बच गया है, इनके मरने के बाद इनका जगह कोई और कोशिका ले पाएगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग बोला जाता है, बम, एटम बम भी बोला जाता है, इसको हाउस कीपर भी बोला जाता है। लाइसोसोम के बारे में समझ लिए। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। क्या ये गोल्जी बॉडी है? गोल्जी बॉडी का क्या काम है? प्रोटीन का भी निर्माण करता है ये। और क्या करता है कि ये परिवहन का कार्य करता है। जहां भी इसकी आवश्यकता होती है, इसे पैकेजिंग का काम है इसको। ये क्या करता है? चीजों को पैकेज करता है, यानी कि एनर्जी को पैकेज कर लेता है और लेके जाता है अपने टारगेट तक जहां पे इनकी आवश्यकता होती है। तो ये देखिए, ये समझ गए। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। सेंट्रोसोम ताराकाय, उसका क्या कार्य था? जब सेल डिवीजन की बारी आती है तब क्या होता है? सेंट्रोसोम जो होता है, ये सेंट्रोसोम का जो ये दिख रहा है ना, इसको सेंट्रियोल बोलते हैं। ये जो गोल गोल दिख रहा है सेंट्रियोल, यानी इसकी संरचना कैसी होती है? बैलगाड़ी के चक्का के जैसे। इसको जूम करके देखेंगे ना तो बैलगाड़ी के चक्का जैसा दिखेगा। तो ये सेंट्रियोल क्या करता है? क्योंकि हम लोग आपको बता चुके हैं कि सेंट्रियोल का क्या कार्य है। ये सेंट्रियोल जो दो भाग में इस तरह से दिख रहा है, उसमें क्या होता है? यहाँ पे मान लीजिए केवल थोड़ी सी संरचना कर दिया जाए, यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो जब यहाँ पे कोशिका में जबकि सेल डिवीजन की बारी होती है, माइटोसिस की डिवीजन में ज्यादा क्लियर समझ में आता है, इसलिए लोग माइटोसिस की बात करते हैं। ये क्या हो गया? ये प्लेट है जिसपे कि क्या होता है? क्रोमोसोम होते हैं। ये क्रोमोसोम की जो संरचना होती है, ये क्रोमोसोम मान लीजिए कि हो गया, हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये क्रोमोसोम, ये सेंट्रोसोम से जो सेंट्रियोल है, इसी को सेंट्रियोल बोलते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें फाइबर निकलता है
और ये फाइबर क्या करता है, दोनों को अलग कर देता है, यानी कि इनकी जब संरचना ऐसे तैयार हो जाती है तो ये क्रोमोसोम का डिवीजन हो जाता है सेल डिवीजन के दौरान, ताकि नेक्स्ट सेल में क्रोमोसोम की आवश्यकता तो होगी ना, तो इसी वजह से सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। तो ये सेंट्रोसोम के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, और ये सेंट्रियोल है, यही सेंट्रियोल है, ठीक है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म। अब इतना सारा मटेरियल भर गया है इसमें, सोचने वाली बात है, इतना सारा मटेरियल भरा पड़ा है इसमें, सब अगर एक दूसरे से टकराने लगेगा तो क्या होगा, झमेला हो जाएगा। तो इस झमेला से बचने के लिए क्या हुआ, ये झमेला नहीं हो इसीलिए क्या इसमें साइटोप्लाज्म भर दिया गया। और ये साइटोप्लाज्म कैसा होता है, जेली लाइक संरचना होती है, यानी कि जेली जैसा होता है। जैसे कि आपको बताए थे कि जैसे कि आपको क्या बोलते हैं कि एलोवेरा जो होती है, एलोवेरा को कैसे देखा जाता है कि वो जेली टाइप होता है, इसी में प्रोटोप्लाज्म जेली टाइप का भरा हुआ रहता है और सबको अपने जगह पे अस्थिर रखता है, यानी कंट्रोल करके रखता है। एक तरह से कहेंगे कि वो क्या करता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है उसको इधर उधर, माइटोकॉन्ड्रिया को न्यूक्लियस से लड़ने नहीं देंगे, लाइसोसोम को बार बार किसी से टकराने नहीं देंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा अगर ब्लास्ट हो गया पहले ही तो इसीलिए सब कोई अपनी जगह पे व्यवस्थित रहे, इसी वजह से क्या होता है कि इसमें साइटोप्लाज्म भरा रहता है। और यही साइटोप्लाज्म जो होता है कि सेम चीज इसमें न्यूक्लियस में भी भरा रहता है, लेकिन वो न्यूक्लियस में इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ये वैक्यूल है, वैक्यूल में क्या होता है, जिसको कि हिंदी में रसधानी बोलते हैं, तो वैक्यूल में जल भरा रहता है, पानी भरा रहता है, रसधानी उसमें रस भरा रहता है, तो जो भी लिक्विड वगैरह भरा रहता है, जब इसमें पानी की कमी होती है तब हम लोग को प्यास लग जाती है, तो इसीलिए हम लोग पानी पी के फिर से क्या करते हैं, वैक्यूल में पानी भर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये क्या है, राइबोसोम है। तो राइबोसोम के बारे में हम थोड़ा सा 2 मिनट के बाद पढ़ेंगे, इससे पहले जान लीजिए क्रोमेटिन यानी कि न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो बाहरी आवरण है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर इन्वेलप। कोई भी चीज क्या होता है, किसी थैला में है तो थैला का भी तो इम्पोर्टेंस है ना, तो उसी इन्वेलप को, यानी कि जैसे हम लोग चिट्ठी भेजते थे पहले या फिर कोई चीज पार्सल करते तो इन्वेलप में भर के पार्सल करते हैं, वही इन्वेलप है, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस में का इन्वेलप है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियर इन्वेलप है। और ये जो बीच में है वो क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस यानी कि ये जो न्यूक्लियस है यानी कि जो केंद्रक है, उसी को जब जूम करके देखे थे हम लोग तो क्या देखे थे कि इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर पाए जाते हैं जो कि हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये हमेशा क्रोमेटिन फाइबर के रूप में ही रहते हैं, लेकिन जब सेल डिवीजन की बारी होती है तो ये अपना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे कि वैसा दिखने लगता है। तो ये क्रोमोसोम इसके अंदर होता है। क्रोमोसोम क्या चीज का बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। चलिए थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चीज को कि ये राइबोसोम क्या है। अब देखिए राइबोसोम जो होता है 2 तरीके का होता है, एक तो फ्री रहता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, भाई किसी से चिपकने नहीं जाएगा, वो सिंगल ही काफी है, ठीक है। ये क्या है, सिंगल ही काफी, यानी कि जहां पे है वहां पे है, उसको किसी से चिपकने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईमानदार है राइबोसोम। तो ये राइबोसोम क्या होता है कि इसी कोशिका के अंदर जितना भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करती है, लेकिन यहाँ पे राइबोसोम एक जगह और पाया जा रहा है, कहाँ पे, तो ये जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे भी रहते हैं वो लोग, और उसके वजह से क्या होता है, उसका सरफेस जो होता है रफ हो जाता है, तो वहां पे जो होता है इसको क्या बोलेंगे, ये चिपका हुआ है, उस पर चिपका हुआ है, लेकिन यहाँ पे किसी से कोई चिपका हुआ नहीं है, तो ये चिपके हुए हैं, इसीलिए इनको बोलेंगे कि बाउंडेड है, यानी उसे बाइंडिंग बना के रखा है, दोस्ती बना के रखा है, तो उसको बोलेंगे कि बाउंडेड राइबोसोम है। राइबोसोम में कोई भी लेयर नहीं पाया जाता है, यहाँ भी है महाशय, लेकिन किसी से चिपके तो जरूर है, लेकिन किसी के अंडर में नहीं है, ठीक है। तो जिस एरिया पे राइबोसोम है, राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री, क्योंकि वो प्रोटीन का निर्माण करता है। और क्या है, जिस सरफेस पे राइबोसोम पाया जाता है उस सरफेस जो होता है क्या होता है कि आपका वो रफ हो जाता है, इसीलिए उसको बोला जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस सरफेस पे ये देख रहे हैं हम, जिस सरफेस पे राइबोसोम नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, स्मूथ होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फैट का निर्माण करता है, लिपिड का निर्माण करता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सारे क्या हैं,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सारे चीज को लगभग हम लोग क्या है समझ गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी पढ़े हुए थे, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी ही समझ में आ गया। कोई डाउट तो नहीं? तो चलिए देख लीजिए अब जो है कि स्ट्रक्चर जो है इनका प्लांट सेल का और एनिमल सेल का, जो कि एकदम सिंपली अच्छे से समझ में आ जाए, वैसे ही हमने आपको शॉर्ट में सारी चीजों को डिटेल से बता दिया। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। थैंक यू सो मच।